पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें धारा का प्रवाह विरोध की शक्ति न्यूनतम होती है? प्रवाह का विरोध जो होता है वो न्यूनतम किसमें होता है? तो आपको पता है प्रतिरोध जो होगा दोस्त मेरे, प्रतिरोध की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा प्रतिरोध किसमें होगा दोस्त मेरे? सबसे ज्यादा प्रतिरोध होगा कुचालक में, सबसे ज्यादा प्रतिरोध होगा कुचालक में, उससे कम होगा अर्धचालक में, और सबसे कम प्रतिरोध होगा चालक में। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रवाह का विरोध शक्ति न्यूनतम किसमें होगा? तो सबसे न्यूनतम विरोध यानी प्रतिरोध बोले तो विरोध सबसे न्यूनतम किसमें होगा? प्रतिरोध सबसे न्यूनतम किसमें होगा? चालक में। तो आंसर हो जाएगा 100 चालक में। जल्दी से देख लो, इसका ठीक उल्टा चालकता होता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है ये अर्धचालक का उदाहरण है, सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक का उदाहरण है। और गौर फरमाइएगा, प्रतिरोध सबसे अधिक कुचालक, अर्धचालक, चालक। तो कहते हैं विद्युत धारा निम्नलिखित में से किसमें धारा के प्रवाह का विरोध शक्ति न्यूनतम होता है? तो न्यूनतम विरोध शक्ति जो होगा वो किसमें होगा? चालक में होगा। अधिकतम किसमें होगा? कुचालक में होगा। इज द राइट आंसर। क्वेश्चन थोड़ा सा आपको उलट फेर मिलेगा, क्योंकि चला हमारे यहाँ के कंटेंट की खूबसूरती ये है कि हम दो ही टाइप का क्वेश्चन देते हैं, एक वो टाइप जो आपसे नहीं बनेगा, एक वो जो आपको रिवीजन करने की आवश्यकता है। कहते हैं निम्न में से किस रोग में शरीर के उन छोटे छोटे संक्रमणों से भी नहीं लड़ पाता है जिनका हम प्रतिदिन सामना करते हैं? एचआईवी से आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता ही इफेक्टेड होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो एचआईवी से इफेक्टेड होता है। टाइफाइड, सुजाक कुछ नहीं, टाइफाइड जो है पानी या गंदे भोजन से होता है। निमोनिया फेफड़ा से संबंधित रोग है। निमोनिया की अगर हम बात करें ये फेफड़े से संबंधित रोग है। निमोनिया की अगर हम बात करें तो ये फेफड़े से संबंधित रोग है। निमोनिया फेफड़े से संबंधित रोग है। निमोनिया की अगर हम बात करें ये फेफड़े से संबंधित रोग है। उसके बाद आता है सुजाक कुछ नहीं, टाइफाइड पानी से होता है। और एचआईवी एड्स रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या कर देता है? कम कर देता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। अगला प्रश्न क्या कहता है बता? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य नीले प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से लगभग 1.28 गुना अधिक है। एकदम सही बात है। लाल प्रकाश का आपको पता होगा नाला में नीचे से ऊपर जाने पर तरंगदैर्घ्य बढ़ता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तरंगदैर्घ्य बढ़ता है, बाद बाकी सब घटता है। तो लाल प्रकाश का सबसे ज्यादा होता है तरंगदैर्घ्य और चाल सबसे ज्यादा होता है लाल प्रकाश का, और सबसे कम होता है बैगनी का। अब कह रहा है क्वेश्चन लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य नीले प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से इतना गुना अधिक होता है। एकदम सही है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो सूक्ष्म कण लाल प्रकाश की तुलना में नीले प्रकाश अधिक तीव्रता से प्रकीर्णित होते हैं। क्या होगा आंसर? जल्दी बताइए आंसर क्या होगा? जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है सूक्ष्म कण लाल प्रकाश की तुलना में नीले प्रकाश अधिक तीव्रता से प्रकीर्णित। सबसे ज्यादा क्षय जो होता है, सबसे कम क्षय लाल का होगा। सबसे कम क्षय किसका होगा? लाल का। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? कहते हैं स्वच्छ आकाश, उपरोक्त में से कौन सा कथन हमें स्वच्छ आकाश के नीले रंग के समझने में मदद करता है? बताइए क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? द राइट आंसर इज ए और बी दोनों हमें ये समझने में मदद करता है, और ये प्रकीर्णन का एक उदाहरण है। अगला कहता है एक गैर एसआई नॉन एसआई इकाई जिसे एनआईटी कहा जाता है निम्नलिखित में से किस प्रकाशमिति राशि की इकाई है जिसका उपयोग प्रकाश की तीव्रता की बहुलता नापने के लिए किया जाता है? ल्यूमेन का काम है चला ज्योति तीव्रता, ज्योति पुंज या प्रदीप्ति पुंज का मात्रक है ल्यूमेन। प्रदीप्ति पुंज का मात्रक है ल्यूमेन। प्रदीप्ति तीव्रता का मात्रक है लक्स। प्रदीप्ति पुंज का मात्रक है ल्यूमेन। प्रदीप्ति का मात्रक है लक्स।
प्रदीप्ति पुंज का सही मात्रक क्या है? ल्यूमेन। प्रदीप्ति का मात्रक है लक्स। ल्यूमेन्स प्रदीप्ति पुंज का मात्रक है, प्रदीप्ति का मात्रक है लक्स। प्रदीप्ति का मात्रक क्या है? लक्स। बताओ तो फ्लक्स का सही मात्रक क्या है? जल्दी से बता दो, फ्लक्स का सही मात्रक क्या है? एकदम एम्पियर है कि वेबर है? जल्दी बता। फ्लक्स का सही मात्रक एम्पियर की वेबर? फ्लक्स का सही मात्रक एम्पियर की वेबर? जल्दी बता। फ्लक्स का सही मात्रक होता है, चला वेबर ही पूछेगा। फ्लक्स का सही मात्रक होता है वेबर। फ्लक्स का सही मात्रक होता है वेबर। आज प्रदीप्ति, एक चीज और ध्यान रखना दोस्त मेरे, चुंबक है, चुंबक या विद्युत की तीव्रता अगर हम बात करें, चुंबक या विद्युतीय तीव्रता की अगर हम बात करें तो ये सदिश राशि है। चुंबक या विद्युतीय तीव्रता की बात करें ये सदिश राशि है। चुंबक या विद्युतीय विभव की बात करें ये अदिश राशि है। चुंबक या विद्युतीय विभव की बात करें, चुंबक या विद्युतीय विभव की बात करें ये अदिश राशि है। दोस्त मेरे यहाँ के कंटेंट की एकमात्र वैल्यू ये है कि हम दो ही टाइप का क्वेश्चन देते हैं, एक जो आपको नहीं आता है, एक जिसकी रिवीजन करने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार की तीव्रता होगी उसका सदी राशि वो सदिश राशि होगा, विभव होगा तो अदिश राशि होगा। किसी भी प्रकार की तीव्रता होगी तो वो सदिश राशि होगा और विभव होगा तो अदिश राशि होगा। आंसर अगला इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ल्यूमेन्स, डी फॉर बॉल। अगला प्रश्न बताइए इसका आंसर। एक अदृश्य दरार, एक अदृश्य दरार एक छेद का पता लगाने के लिए एक धातु खंड के अंदर भेजे गए पराश्रव्य तरंग को डैश का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है। संचरित तरंगों का पता लगाने वाले सूचक के रूप में प्राप्त किया जाता है और इसके लिए हम लोग एक्स रे का उपयोग करते हैं। इसके लिए हम लोग एक्स किरण का उपयोग करते हैं। इसके लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं दोस्त मेरे? एक्स किरण का उपयोग करते हैं। एक्स किरण की अगर हम बात करें, इसकी खोज रोएंटजेन ने किया था। किसने किया था दोस्त मेरे? रोएंटजेन ने किया था। और इसकी अगर हम बात करें, इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? एक तो टूटी हड्डी की जांच में, टूटी हड्डी की जांच में, उसके बाद रवाओं की जांच में, रवाओं की जांच में, रवाओं की जांच में, रवाओं की जांच में। इसके बाद इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं दोस्त मेरे? टूटी हड्डी की जांच में, रवाओं की जांच में। रोएंटजेन ने इसका आविष्कार किया था। और मेटल डिटेक्टर में भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। मेटल डिटेक्टर में भी इसका उपयोग हम लोग करते हैं। मेटल डिटेक्टर धातु पहचान कारक यंत्र में। परावर्तक की अगर हम बात करें, किसी को देख पाते हैं परावर्तक, परावर्तन के द्वारा किसी को देख पाते हैं, किसी को देख पाते हैं, किसी को देख पाते हैं परावर्तन के कारण, किसी को देख पाते हैं परावर्तन के कारण। गौर फरमाइएगा, जल्दी से लिख लीजिए। कहते हैं अदृश्य दरार को एक छेद से पता लगाने के लिए एक धातु खंड के अंदर भेजे गए पराश्रव्य तरंग को डैश का उपयोग करके प्राप्त किया था। संचरित तरंग का पता लगाने वाले संसूचक से इसमें हम लोग एक्स किरण का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? एक्स किरण। रोएंटजेन ने खोज किया था टूटी हड्डी की जांच, रवाओं की जांच, और मेटल डिटेक्टर में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। किसी को देखने के लिए हम लोग परावर्तक का उपयोग करते हैं। द नेक्स्ट वन इज एक्सरे की खोज के लिए रोएंटजेन को 1901 में नोबेल मिला था। कब नोबेल मिला था? चला 1901 में नोबेल मिला था। कहता है जब हम ठंडा या भयभीत महसूस करते हैं तो हमारी त्वचा के रोंगटे खड़े करने के लिए कौन सी मांसपेशियां जिम्मेदार होती है? बता आंसर क्या हो जाएगा? ऑरेक्ट पीली मांसपेशियां जिम्मेवार होती है। व्हाट इज द आंसर? जल्दी बता क्या हो जाएगा आंसर। और कोलेजन फाइबर जो होता है दोस्त मेरे, ये हड्डी में होता है कोलेजन फाइबर। एपिडर्मिस का मतलब होता है बाह्य त्वचा। एपिडर्मिस की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है बाह्य त्वचा। इलास्टिन तो कुछ खास नहीं है। एपिडर्मिस बाह्य त्वचा, कोलेजन फाइबर हड्डी में पाया जाता है। बता हड्डी में क्या पाया जाता है? हड्डी में जो है क्या पाया जाता है? एक ऑप्शन है अधिकतम, एक ऑप्शन है तुम्हारा कैल्शियम, दूसरा ऑप्शन है फास्फोरस, तीसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम। जल्दी से बता। कैल्शियम ये बना होता है Ca3PO4 हॉल 2 का बना होता है। अगर पहला ऑप्शन मारिएगा कैल्शियम अगर अधिकतम कहे, और दूसरा ऑप्शन मारिएगा फास्फोरस। हड्डी में महत्तम रूप से कैल्शियम पाया जाता है, और कैल्शियम नहीं रहेगा ऑप्शन में तब फास्फोरस मारिएगा, क्योंकि कैल्शियम अधिकतम है उसके बाद फास्फोरस है। कोलेजन फाइबर का संबंध हड्डी से है। एपिडर्मिस बोले तो बाह्य त्वचा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा।
एक तत्व X क्लोरीन के साथ मिलकर HCl बना देता है, बहुत बढ़िया बात है। तत्व X का आवर्त सारणी में बाईं ओर रखा गया, बाईं ओर मतलब इधर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन X के लिए सही है? ये X तो जो है दोस्त मेरे, ये X जो है इसकी संयोजकता इस पर होती है, इसका मतलब इसका जो संयोजकता होगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसका संयोजकता 1 होगा। चला क्वेश्चन पे सवाल नहीं खड़े करना, इसका क्वेश्चन कंप्लीट एनसीईआरटी एससीईआरटी से रहता है। हम बोले मेरे यहाँ 2 ही प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर खोजोगे, नहीं मिलेगा। मेरे यहाँ सिर्फ 2 टाइप के प्रश्न मिलेंगे, एक जो नहीं बन रहा है, एक जो बनना चाहिए, जिसका थ्योरी आपको पता होना चाहिए या जिसको रिवीजन करना है। इसकी संयोजकता कितनी होगी? 1। अब कह रहा है और 1 होगी तो ऑब्वियस सी बात है ये धातु होगा, क्योंकि 1 2 3 जिसकी संयोजकता होती है वो धातु होता है। कहता है इसमें एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा, एकदम सही बात है। यह धातु है, अधातु होगा तो ठोस होगा, ये भी सही है। अधातु एकदम नहीं होगा। देखो अधातु हो सकता है, कौन? हाइड्रोजन। ये धातु भी हो सकता है, अधातु भी हो सकता है। आंसर बता क्या हो जाएगा? ये धातु भी हो सकता है, अधातु भी। अधातु में लेकिन एक होगा, HCl तो हो ही नहीं सकता है रे। अधातु में मात्र हाइड्रोजन होगा। अब बता आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज आंसर? व्हाट इज आंसर? जल्दी बता। एक और कहता है ये अधातु है और गैस है। ये दिया इसमें एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा, एकदम सही है। ये धातु है और ठोस है। ये अधातु है और गैस है। लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा और पढ़ते हैं। यह तत्व X क्लोरीन के साथ मिलकर एक HCl बनाता है और X आवर्त सारणी में बाईं ओर रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन X के लिए सही है? देखो चला, ये भी स्टेटमेंट सही है। इसमें 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन एकदम गलत है। 1 2 3 सही है, तो 1 2 3 करके कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ज्यादा सही में अगर कहोगे तो 1 और 2 है। वैसे सही ये भी है, क्योंकि HCl तो हो ही सकता है और H अधातु और गैस है, ये अधातु और गैस हो सकता है। इसका आंसर ये HCl भी हो सकता है। लेकिन चूंकि कह रहा है कि X आवर्त सारणी में बाईं ओर है, तो ये एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा और धातु है, इसमें ठोस होगा। ही धातु और ठोस होगा, लेकिन अधातु और गैस भी होगा। अधातु और गैस भी होगा। तो दोस्त मेरे, इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन चुनना चूंकि 1 2 3 लगातार में नहीं है, नॉन ऑफ दीज भी नहीं है, तो हम लोग 1 और 2 को चुन लेंगे। जबकि ये भी आंसर सही है, 3 नंबर। एनसीईआरटी का सवाल है दोस्त। एक की संयोजकता बताओ तो 1 मिनट। Al2O3 में अल्युमिनियम की संयोजकता कितनी होगी? अल्युमिनियम की संयोजकता कितनी होगी? 2 या 3? जल्दी से बता। Al2O3 में अल्युमिनियम की संयोजकता कितनी? 2 या 3? Al2O3 में अल्युमिनियम की संयोजकता कितनी? पढ़ना पड़ेगा दोस्त, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तुम जिस फैमिली बैकग्राउंड से है, तुम्हारे लिए सिर्फ अगर अपने तकदीर को बदलना है तो कलम उठाना पड़ेगा। बताइए, Al2O3 की अगर हम बात करें तो अल्युमिनियम की संयोजकता कितनी? अल्युमिनियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी? जल्दी बता। इसकी संयोजकता इस पर होती है तो अल्युमिनियम की संयोजकता इस पर होगी 3। इसकी संयोजकता इस पर होती है तो अल्युमिनियम की संयोजकता इस पर होगी, दैट इज 3। ऑक्सीजन का हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है आपका, मेंडल ने 7 अलग अलग लक्षणों का अध्ययन किया। क्यों किया? यह ज्ञात करने के लिए यह कौन सा पौधा सबसे अच्छा है, मटर के पौधों के विभिन्न किस्म बनाने के लिए, वंश गति के सार्वभौमिक सिद्धांत पर प्रकाश डालने के लिए। यही आंसर हो जाएगा। मेंडल ने आनुवंशिकता की बात की थी। मेंडल ने किसकी बात की थी दोस्त? आनुवंशिकता की। तो आनुवंशिकता के संबंध में इन्होंने वंश गति के सार्वभौमिक सिद्धांत पर प्रकाश डालने के लिए मेंडल क्या किया था? आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था। आनुवंशिकता मतलब वंश गति के सार्वभौमिक सिद्धांत पर प्रकाश डालने के लिए इन्होंने अलग अलग लक्षणों का अध्ययन किया था। एससीईआरटी का प्रश्न है ये। अब तुम कहोगे क्वेश्चन सर दीजिए कि मेंडल ने किस पौधे का यूज किया था? मटर का पौधा। अब तुम मार देगा, या हम थोड़ा दे देंगे मेंडल किस चीज के लिए जाना जाता है? आनुवंशिकी के लिए। डार्विन किसके लिए जाना जाता है? विकासवाद के लिए। तो क्वेश्चन बना के चला, कोई फायदा नहीं मिलना है, ये बात तुम जान लो। मेंडल ने 7 अलग अलग लक्षणों का अध्ययन क्यों किया? वंश गति के सार्वभौमिक सिद्धांत पर प्रकाश डालने के लिए। अगला, स्वसंयोजक बंधित अणुओं के गलनांक और क्वथनांक बिंदु निम्न क्यों होते हैं? देखो, इसलिए होते हैं कि अंतराण्विक बल मध्यम होता है। निम्न है कर मतलब अंतराण्विक बल मजबूत नहीं होगा। अंतराण्विक बल बहुत मजबूत होता है। अंतराण्विक बल कमजोर होगा तब ना जल्दी गल जाएगा, पिघल जाएगा रे।
यही अगर देता कि आयनिक बंधन, क्यों आयनिक बंधन, आयनिक बंधन के क्वथनांक और गलनांक उच्च क्यों होते हैं? आयनिक बंधन में हो गया NaCl, क्वथनांक एंड गलनांक उच्च क्यों होते हैं? क्योंकि भैया अंतर आणविक बल मजबूत होता है। कहता है अंतर आणविक बल कमजोर होगा तो क्वथनांक और गलनांक निम्न होगा, अंतर आणविक बल मजबूत होगा तो आयनिक बंधन में ऐसा होता है जिसके कारण इसका क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है। आयनिक बंधन का एग्जाम्पल हो जाता है NaCl। असहसंयोजक बंधन की अगर बात करोगे, इसमें हाइड्रोकार्बन जितना है, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन है, हाइड्रोकार्बन जितना है, इसमें जितना भी हाइड्रोकार्बन है ना, सब सहसंयोजक बंधन बनाता है और इसके क्वथनांक और गलनांक निम्न होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इसका अंतर आणविक बल कमजोर होगा तब ना जल्दी पिघल जाएगा, अब मजबूत होगा तो भैया जल्दी पिघलेगा नहीं। तो कहते हैं SCERT का ही प्रश्न है, जल्दी से देख लो, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आयनिक बंधन के क्वथनांक और गलनांक उच्च होते हैं। क्यों उच्च होते हैं? क्योंकि अंतर आणविक बल मजबूत होगा, जल्दी टूटवे नहीं करेगा। और सहसंयोजक अणुओं के क्वथनांक और गलनांक निम्न होते हैं। क्यों? क्योंकि अंतर आणविक बल कमजोर होते हैं। क्वथनांक और गलनांक मजबूत होगा, अधिक होगा तो क्वथनांक और गलनांक उच्च होगा। अगर बल कमजोर होगा तो जल्दी गल जाएगा। आंसर पता चला। कहते हैं लिटमस में बोरेक्स की अगर हम बात करें, इसका पीएच मान होता है 8। अब पीएच मान 8 होगा तो क्षारीय होगा दोस्त BRB। अब BRB होगा दोस्त मेरे, तो बेस जो है रेड टू ब्लू कर देता है, बेस जो है रेड टू ब्लू कर देता है। लिटमस को बोरेक्स के एक्विलियन में मिलाया जाता है, तो बताइए क्या हो जाएगा? तो बोरेक्स के एक्विलियन में मिलाया जाता है, इसका पीएच मान होता है 8 है तो क्षारीय है तो नीले बेस जो है लाल को नीला कर देता है। तो बता आंसर क्या हो जाएगा? नीला इज द राइट आंसर। गौर फरमाइएगा, हम बोरेक्स यानी सुहागा की बात कर रहे हैं। जब लिटमस को बोरेक्स के एक्विलियन में मिलाया जाता है तो इसका पीएच मान है 8 और ये क्षारीय होता है तो क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देगा, तो नीला कर देगा। इसमें सोचना क्या है? आई पता होगा आपको ABR, एसिड जो है ब्लू टू रेड करता है। एसिड जो है दोस्त मेरे, एसिड जो है ये ब्लू टू रेड करता है, एसिड ब्लू टू रेड करता है। एसिड की अगर हम बात करें तो ब्लू टू रेड कर देता है। एसिड जो है ब्लू टू रेड कर देता है, इज द राइट आंसर। बोरेक्स का पीएच मान 8 होता है, 8 मतलब 7 से अधिक तो क्षारीय। BRB लाल से नीला कर देगा। आंसर निम्नलिखित में क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? कोशिका भित्ति, एक तो सोचना ही नहीं है। व्हाट इज द आंसर? जल्दी बता। कोशिका भित्ति केंद्रक RBC में नहीं होता है, RBC में नहीं होता है, RBC में नहीं होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें, ये विद्युत गृह के नाम से जाना जाता है, पावर हाउस के नाम से जाना जाता है, विद्युत गृह के नाम से जाना जाता है, विद्युत गृह के नाम से जाना जाता है। कोशिका झिल्ली तो हो ही गया। विद्युत गृह कहते हैं केंद्रक RBC में नहीं होता है केंद्रक। कोशिका भित्ति केवल पादप में होता है, जंतु में नहीं होता है। केवल पादप में होता है, जंतु में नहीं होता है, इज द राइट आंसर। केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। कहते हैं अस्थिर बल की क्रिया के तहत एक द्रव्यमान m द्वारा विराम स्थिति से एक दूरी तय करने में अधिग्रहित गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती होगा? अस्थिर बल कह रहा है। ये स्थिर बल अगर रहेगा ना तो यह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा। स्थिर बल होगा तो गतिज ऊर्जा द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। बल लगेगा तब गति ऊर्जा द्रव्यमान पर निर्भर करता है, इसलिए m टू द पावर 0, m टू द पावर 0 का मतलब होता है 1। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। लिथियम, सोडियम, रुबिडियम डोबेरिनर के ट्राइड है। नहीं भाई, लिथियम है, सोडियम है, अब पोटेशियम है। ये डोबेरिनर का ट्राइड था। डोबेरिनर ने कहा था दूसरे तत्व का द्रव्यमान पहले और तीसरे के औसत के बराबर होगा। त्रिक में मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान
अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के लगभग बराबर होता है। इसका आंसर हो जाएगा, ये सही है और ये गलत है। डोबेरिनर का डायरेक्ट लिथियम सोडियम रुबिडियम नहीं है, लिथियम सोडियम पोटेशियम है। तो ये सही है। ये कह रहा है मध्य तत्व का द्रव्यमान जो होगा वो अन्य दो तत्वों के द्रव्यमान का औसत होगा। एक सही है, दो गलत है कि सॉरी, दो सही है और एक गलत है। आंसर देख लेना, इसका ठीक कर लेना। आंसर में अगर गड़बड़ी होगा, क्योंकि मार्केट में ही क्वेश्चन है और इसका आंसर गलत दे रखा है मार्केट में। अब पता नहीं, तुम्हारा आंसर देख लेना, शायद इसमें एकदम गलती हो रहता है, क्योंकि एक जगह है वही कॉपी पेस्ट होता है क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आंसर ठीक कर लेना। चला, कहते हैं लिथियम सोडियम रुबिडियम डोबेरिनर के ट्राइड है, नहीं, लिथियम सोडियम और पोटेशियम है। ई तो चला, ई सही है। डोबेरिनर का ट्राइड में कहा था कि मध्य तत्व का द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के द्रव्यमान का औसत होगा। आंसर, निम्न में से कौन सा रक्त प्लाज्मा के समरूप होता है लेकिन यह रंगहीन और इसमें कम प्रोटीन होता है? लसिका। लसिका का काम है वसित पचा का वहन करना। लसिका की अगर हम बात करें दोस्त मेरे, लसिका की अगर हम बात करें तो ये पचित वसा का वहन करता है। 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 और कहते हैं रक्त प्लाज्मा के समरूप होता है। प्लाज्मा का काम है अपशिष्ट का वहन करना। प्लाज्मा का काम है दोस्त मेरे अपशिष्ट का वहन करना। प्लाज्मा का काम है अपशिष्ट का वहन करना। प्लेटलेट का काम है रक्त का थक्का बनाना। प्लेटलेट का काम है रक्त का थक्का बनाना। प्लेटलेट का काम है रक्त का थक्का बनाना। आरडब्ल्यूबीसी, आरबीसी का काम है ऑक्सीजन का वहन। आरडब्ल्यूबीसी रोग प्रतिरोधक क्षमता को नहीं जानता है जग में। जल्दी बता, जल्दी बता। कहते हैं प्लेटलेट रक्त का थक्का बनाता है। जब रक्त बाहर आता है ना तो रक्त का थक्का यही बनाता है। और लसिका की अगर हम बात करें, पचित वसा का वहन करता है। लसिका भी जो कोरोना के कारण जो चला जी, रक्त जो लोगों का जम नहीं रहा है और हार्ट अटैक वगैरह की समस्या आ रही है, उसमें प्लेटलेट का भी रोल ऐसा कहा जा रहा है कि है। या तो निम्न से कौन सा प्लाज्मा अपशिष्ट का वहन करता, प्लाज्मा समरूप होता है लेकिन रंगहीन होता है और इसमें कम प्रोटीन होता है, दैट इज लसिका। प्लेटलेट रक्त का थक्का बनाता है, रक्त जब बाहर निकलता है। पचित वसा का वहन लसिका करता है। अगला 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 आपके सामने ये रहा। कहते हैं कि कोई प्रकाश किसी कांच के प्रिज्म से अपवर्तन AB पर आपतित होता है। SCRT का प्रश्न है। अन्य अपवर्तक पृष्ठ AC से बाहर निकलता है। देख लो, ये कांच है, ये AB है, कहता है AB से आपतित होता है और अन्य जो है वो अपवर्तक पृष्ठ AC से, AC से न BC से होगा। अच्छा रुक जा। कहते हैं कोई प्रकाश किरण किसी कांच के प्रिज्म अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होता है, AB पर आपतित होगा और अन्य जो है अपवर्तक पृष्ठ AC से बाहर, अच्छा ये AC से बाहर निकल जाता है। तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पृष्ठ AB पर अपवर्तन कोण श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों के लिए समान होगा। पृष्ठ AC पर अपवर्तन कोण विभिन्न रंगों के लिए भिन्न होगा। चला, अलग अलग रंग के लिए अलग अलग होगा, ये सही है। AC पर अपवर्तन कोण जो होगा विभिन्न रंगों के लिए अलग अलग होगा। विचलन कोण अलग अलग रंग के लिए अलग अलग होता है। अपवर्तन कोण श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों के लिए समान होगा, ये एकदम गलत है। अपवर्तन कोण या विचलन कोण अलग अलग के लिए अलग अलग होता है। सबसे ज्यादा विचलन बैंगनी का होता है, सबसे कम विचलन लाल का होता है। ये सबको पता होगा। ये जो प्रकाश चला कहीं पर भी जाएगा प्रिज्म में तो सबसे ज्यादा जो विचलन होगा ये बैंगनी है और सबसे ज्यादा विचलन होगा बैंगनी का, सबसे कम विचलन होता है लाल का। आप पढ़े होंगे, जरूर पढ़े होंगे। नीचे से ऊपर जाने पर तरंगदैर्ध्य बढ़ता है, नीचे से ऊपर जाने पर तरंगदैर्ध्य का मान जो है वो बढ़ता है। तो ये आंसर बता दो। हमको लगता है कि आंसर हो जाएगा, कौन सा कथन सही है? केवल और केवल बी सही है, इज द राइट आंसर। केवल और केवल बी सही है, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, अति शीतलन किसी द्रव को डैश शीतल करना होता है? बता जल्दी से। अति शीतलन, सुपर कूलिंग के लिए हम लोग शीशा का यूज करते हैं। किसी द्रव को डैश शीतल करना होता है, गलनांक से नीचे कि हिमांक से नीचे? आंसर हो जाएगा हिमांक से नीचे।
हिमांक से नीचे, हिमांक मतलब जितना पे वो जमता है उससे भी नीचे चला जाएगा तो अतिशीतित हो जाएगा। और अतिशीतित द्रव के रूप में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? सीसा का उपयोग करते हैं। तने का वह भाग जहां एक पत्तियां उत्पन्न होती है नोड कहते हैं। तने का वह भाग जिसमें जहां पर पत्तियां उत्पन्न होती है उसे नोड कहते हैं। तने का वह भाग जहां पर पत्ती उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? चला नोड कहते हैं। ये सब भी चला तना पौधे का ही भाग है। कार्पल्स वगैरह जो है स्त्री जननांग का भाग है। ये सब आयनन ऊर्जा के लिए आवर्त प्रवृत्ति के आधार पर किस तत्व में सबसे अधिक आयनन ऊर्जा होती है? सबसे अधिक आयनन ऊर्जा होती है चला अक्रिय गैस की। आप बोलो का है? आयनन ऊर्जा जो होता है इलेक्ट्रॉन निकालने में खर्च ऊर्जा है। इलेक्ट्रॉन निकालने में बाह्यतम कक्षा से में खर्च ऊर्जा है। बताओ, अक्रिय गैस एकदम स्टेबल होता है, वो अपने बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालने नहीं देगा। इलेक्ट्रॉन निकालने नहीं देगा दोस्त मेरे, तो अक्रिय गैस ही तो एकमात्र ऐसा है जो अपने कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालने नहीं देगा। अतः इसका मतलब अक्रिय गैस का महत्तम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अक्रिय गैस का महत्तम होगा। गौर फरमाना, अक्रिय गैस में कौन कौन है? हीलियम, लियो, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन। हीलियम इज द राइट आंसर। ब्रोमीन के बारे में सबको पता है, द्रव अवस्था में होता है। ब्रोमीन जो है ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। फ्लोरीन गैस अवस्था में पाया जाता है। फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो फ्लोरीन जो है ये गैस अवस्था में पाया जाता है। फ्लोरीन जो है ये गैस अवस्था में पाया जाता है। फ्लोरीन जो है ये गैस अवस्था में पाया जाता है। नाइट्रोजन सबको पता है, बल्ब में भरते हैं, बल्ब में भरते हैं। कुरकुरे वगैरह में ये इसी को भरते हैं, कुरकुरे वगैरह में इसी को भरते हैं। ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है। फ्लोरीन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। हीलियम कहते हैं आयनन ऊर्जा अधिकतम होगी। इलेक्ट्रॉन निकालने में खर्च ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। अधिकतम किस में होगा? अक्रिय गैस में। क्यों होगा? क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 भी है अगर हीलियम में तो वो स्टेबल है, वो निकालने नहीं देगा। अगर आप निकालिएगा ज्यादा ऊर्जा खर्च होगा। इसका मतलब अधिक आयनन ऊर्जा किस में होगा? अक्रिय गैस में। इसीलिए आंसर होगा हीलियम। दोस्त मेरे, बार बार हम कहते हैं मेरे यहाँ के टेस्ट का उद्देश्य एकमात्र है कि हम आपको सिर्फ 2 तरह के क्वेश्चन सिखाएं। एक वो जो आपको नहीं आता है और दूसरा वो जो आपको रिवीजन करने की आवश्यकता है। और जो आपको बहुत बढ़िया से आता है उसकी जरूरत नहीं है। आयनन ऊर्जा क्या है? इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च ऊर्जा। बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च ऊर्जा को हम लोग आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो आज हमारा क्वेश्चन यहीं तक है। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन हम आपको देते हैं कि चालक अति चालक कब हो जाएगा? कितना तापमान पर? एक ऑप्शन है आपका 0 केल्विन और दूसरा ऑप्शन है 0 डिग्री सी। बताइए जल्दी से, चालक अति चालक कब हो जाएगा? 0 केल्विन पर या 0 डिग्री सी पर? बताओ आंसर क्या होगा? चालक अति चालक कब हो जाएगा? 0 केल्विन या 0 डिग्री सी पर? चालक अति चालक कब हो जाएगा? 0 केल्विन या 0 डिग्री सी पर? चालक अति चालक हो जाएगा 0 केल्विन या -273 डिग्री सी पर। और इसको हम लोग कहते हैं परम शून्य ताप। इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्त मेरे? परम शून्य ताप कहते हैं। देख लो, चालक अति चालक हो जाएगा 0 केल्विन या -273 डिग्री सी पर। इसको हम लोग परम शून्य ताप के नाम से जानते हैं। और चला, बार बार हम कहते हैं हमारे यहाँ की टेस्ट की जो गरिमा है हम उसको मेंटेन करते हैं। आपको क्वेश्चन कैसा लगा? उम्मीद करेंगे अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में फिर अगले सप्ताह बिहार एसएससी के डिस्कशन। और बिहार एसएससी के लिए जो लोग चिंतित है कि एग्जाम कब होगा, ये आप जान लीजिए कि इलेक्शन के जस्ट बाद आपकी परीक्षा हो जाएगी। और मतलब अगले 3 से 4 महीने में आपका एग्जाम हो जाना है, चूंकि विधानसभा चुनाव है। ये आप भी जानते हैं, बिहार के सारे एग्जाम्स अगले 6 महीने में हो जाने हैं। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आज के सेशन में। तो करते हैं बिना समय गवाए क्लास को स्टार्ट करें। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आप सबके सामने आ चुका है। ये क्वेश्चन हमारे पास है 11 नंबर का। 11 नंबर का क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि रचना ने 10% साधारण ब्याज की दर से 10% साधारण ब्याज की दर से 40,000 रुपया उधार लिया। 40,000 रुपया इसने किसी से उधार लिया, ठीक है।
ठीक 1 वर्ष के बाद उसने अपने मित्र को उसी दिन यह धनराशि उसी ब्याज दर पर लेकिन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दे दिया। तीसरे वर्ष के अंत में वह कितना लाभ या हानि प्राप्त होगी। देखो होता क्या है ना कि ये तो रचना तो 10% के दर से ली और 3 वर्ष तक के लिए ली दूसरे से ब्याज, तो 3 वर्ष के लिए अगर दूसरे से ब्याज लेती है तो इसको 30% इसको देना पड़ेगा। लेकिन इसने अपने दोस्त को लगा दिया 10% के दर से, लेकिन 1 साल के बाद लगाई है, तो 1 साल के बाद लगाई है तो दो वर्ष के लिए सिर्फ 10% लगा रहा। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए अगर 10% लगा हुआ है तो इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, बोलोगे 10 का 2 वर्ष के लिए आ जाता है 21%। बोलोगे सर इसको कितना ज्यादा हानि हो गया या लाभ हो गया, तो बोलेंगे दोनों का अंतर मेन बात निकाल लो। तो यहां पर आ जाएगा अंतर दोनों का 9%, और यही 9% किसका निकाल लोगे, तो बोलोगे सर 40,000 का। तो 9 चौका क्या हो जाता है 36, उत्तर हमारा क्या आ जाएगा 3600। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी।